नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त आप सभी का स्वागत करता है इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो निश्चित ही इस खूबसूरत और मुस्कान भरी लाइन के साथ में आप सभी चेहरों पर मुस्कान आई होगी। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज बता दूं कि आज हमारा जो नॉलेज सीरीज का जो अभियान है, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के तहत ये जो सेमिनार का सिलसिला और वेबिनार का है, तो आज वेबिनार कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए मैं एक पहला है आरटीआई पब्लिक बिग वेपन इन डेमोक्रेसी। प्लीज वेलकम अनिल गलगल। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब जो बॉम्बे वेस्ट को आभार मानता हूँ कि आपने इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया ताकि हर लोगों तक राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू सर्विस हो, या जो लोक अदालत का जो अलग अलग विषय है उसे पहुंचाने की कोशिश की। मैं सभी नोटरियन जो भी इस जूम मीटिंग के माध्यम से यहाँ पर मौजूद है, सभी का मैं आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण एक विषय भी है और एक अधिकार भी है, जिससे आम लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि इसकी जो पुराना इतिहास, तो हमारे महाराष्ट्र में 2003 में राइट टू इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी क्योंकि हर राज्य में अलग अलग कानून था और यहाँ पर जो एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था के चलते राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही थी। जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस कानून का अध्ययन किया, एक कमेटी बैठाई और जो अलग अलग देशों में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका अध्ययन करने के बाद एक साझा उन्होंने एक कानून बनाया जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं, जो हमारे देश में लागू हुआ। इससे ये हुआ कि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2003 में जो महाराष्ट्र में एक कानून था उसमें अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसमें कारण बताने की आवश्यकता मांग पड़ती थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट, उनकी टीम ने जो सबसे बड़ी उसमें एक बदलाव किया, जो अमेंडमेंट किया, उससे आम नागरिकों को अब जानकारी मांगते वक्त कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हमारे देश में लागू हुआ है। महाराष्ट्र में कानून है, जैसे कि राज्य में जो कानून है उसकी अलग परिभाषा है, क्योंकि हर एक राज्य को केंद्र सरकार ने अपने मुताबिक उसमें बदलाव करने की, उसमें अमेंडमेंट करने की और कुछ सुविधाएं देने की एक छूट दे रखी थी। महाराष्ट्र में जब हम कानून का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 10 रुपए की कोर्ट फी स्टैंप राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के साथ संलग्न करनी पड़ती है, और जब हम सेकेंड अपील करते हैं तो 20 रुपए, फर्स्ट अपील करते हैं तो 20 रुपए। ये नियम हमारे राज्य में लागू है। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हमें 10 रुपए फीस के तौर पर जमा करने पड़ते हैं। तो चाहे वो कोर्ट फी स्टैंप हो या इंडियन पोस्टल ऑर्डर हो, या आप कैश से भी पैसा भर सकते हैं, या कई जगह पर आप जो ऑनलाइन सिस्टम हमारी हुई है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पैसा भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें यही कानून का इम्प्लीमेंट किया है। 10 रुपए की फीस है, मगर यहाँ पर कोर्ट फी स्टैंप नहीं लगता है। यहाँ पर इंडियन पोस्टल ऑर्डर अगर आप ऑनलाइन करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या जो भी आपका जो पेटीएम के जरिए पैसा भर सकते हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण है, जब भी हम राज्य में एप्लीकेशन करते हैं तो हमें 30 दिन के भीतर जानकारी देने का उन्होंने प्रावधान किया है। अगर 30 दिन के भीतर कोई भी जन सूचना अधिकारी हमें जानकारी नहीं देता है तो हमें क्या करना है। 30 दिन होने के बाद अगर जानकारी नहीं मिली, या जो जानकारी दी गई है वो अधूरी है, गलत है, मिसगाइड करने वाली है, तो निश्चित तौर पर आप उनके फर्स्ट अपील अधिकारी के पास फर्स्ट अपील दाखिल कर सकते हैं। जैसे भी आपको आदेश प्राप्त होता है तो उससे 30 दिन के भीतर, उसकी अवधि है कि 30 दिन के भीतर आप फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप 2-4 दिन इंतजार करके फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। जब राज्य में हम अपील फाइल करते हैं तो उसमें हमें 20 रुपए की कोर्ट फी स्टैंप उसमें संलग्न करनी पड़ती है। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो हमें 20 रुपए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए
देने पड़ते हैं। जब भी फर्स्ट अपील ऐसे होती है तो उन्हें 45 दिन का समय दिया गया है कि 45 दिनों के भीतर जो भी एप्लीकेंट जिसने फर्स्ट अपील दायर की है उसकी बात को सुने, उसको आमंत्रित करे और उसकी शंका का निराकरण करे। जब इस तरह की अपील सुनावनी होती है तब आपको बुलाया जाता है राज्य में, उस सूचना अधिकारी को बुलाया जाता है, आमने सामने बातचीत होती है। कई बार सूचना वहीं पर मिल जाती है या कई बार अपीलेट अधिकारी आदेश जारी करते हैं कि अनिल गलगली को आप इतने दिनों के भीतर ये सूचना देने का कष्ट करें। ये आदेश आने के बाद कई बार क्या होता है कि कुछ अधिकारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या हम जाने के बाद भी हमको टाल मटोल करते हैं। तो हमें सेकेंड अपील करने के लिए सरकार ने 90 दिन का समय दिया है। यानी फर्स्ट अपील करने के लिए आपके पास 30 दिन है और सेकेंड अपील करने के लिए आपके पास 90 दिन का समय होता है। तो 90 दिनों के भीतर आप सेकेंड अपील दायर कर सकते हैं। वहां पर भी आपको 20 रुपए की कोर्ट फी स्टैम्प जमा करनी पड़ती है या अगर ऑनलाइन करते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए आप उसको दे सकते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो फर्स्ट अपील अधिकारी कौन होता है, जहां पर भी आपको सूचना प्राप्त करनी है वो सूचना अधिकारी जब आपको आदेश जारी करता है तो वहां के फर्स्ट अपील अधिकारी का नाम, पता और एड्रेस आपको निश्चित तौर पर देता है। वहां पर आपको अपील दायर करनी है। मगर सेकेंड अपील कहाँ पर होती है? जैसे कि महाराष्ट्र में मंत्रालय के सामने जो हमारा मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय है वहां पर आप सेकेंड अपील दायर कर सकते हैं या गृह मुंबई विभाग का होगा तो गृह मुंबई विभाग भी कर सकते हैं। अगर आप कोकण में रहते हैं तो कोकण खंडपीठ के पास कर सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपकी सुविधाओं के लिए औरंगाबाद खंडपीठ बनाया है, नासिक खंडपीठ बनाया है, पुणे खंडपीठ बनाया है। ऐसे अलग अलग जिलों में जो एक 5 से 6 उन्होंने खंडपीठ इसलिए बनाए हैं ताकि उस वक्त उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है हमारे मुख्य वो कहाँ पर बैठते हैं। फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के बाद जो सेकेंड अपील होती है वो गृह मुंबई विभाग के अधिकारी मुख्यालय में बैठते हैं। नासिक, कोकण, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर ऐसे अलग अलग जो खंडपीठ है उसकी जानकारी आपको वेबसाइट से लेने की आवश्यकता है। यही बात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं तो आपको फर्स्ट अपील करने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। वहां पर भी वही प्रक्रिया है, 45 डेज में आपकी सुनावनी उनको लेनी पड़ती है। उन्होंने अगर आदेश दिया या सूचना देने से इनकार किया या जो आदेश देने के बावजूद भी सूचना नहीं मिल रही है तो आपको सेकेंड अपील करने की आवश्यकता पड़ती है। वो सेकेंड अपील आपको दिल्ली में करनी पड़ती है। तो वहां पर केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय है। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट अपील हो या सेकेंड अपील हो वहां पर केंद्र सरकार ने आपकी सुविधाओं के लिए किसी भी तरह फीस का निश्चित नहीं किया है। यानी आपको सिर्फ स्टार्टिंग को ही जब आप सूचना मांगते हो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील आपके लिए निःशुल्क है। या दो चीजें जानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोसीजर सेम है मगर फीस का जो उन पर जो एक बंधन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट और सेकेंड अपील फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन स्टेट में आपको फीस भरनी पड़ती है। यही अगर आप गुजरात में करेंगे तो आपको फी भरनी पड़ेगी, आपको उत्तर प्रदेश में भी भरनी पड़ेगी, कर्नाटका में भी भरनी पड़ेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को सूचना अधिक से अधिक देने के लिए इस तरह का निःशुल्क व्यवस्था उन्होंने की है। दो बातें अभी आपको मैंने बताई है, फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील। सबसे बड़ी बात है कि सूचना यानी क्या। अभी क्या हुआ है कि जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं या महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो सवाल पूछते हैं। सूचना अधिकार कानून में सवाल पूछने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन मांगनी है। सूचना यानी एग्जैक्टली क्या, इसकी परिभाषा आपको समझने की आवश्यकता है। सूचना यानी जो सरकार का जो दफ्तर है वहां पर जो उनका रिकॉर्ड होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे जो उन्होंने स्कैनिंग किए होंगे या जो डॉक्यूमेंट ओपन होंगे, कोई भी फाइल होगी या कोई भी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने कंप्यूटर में उसका सेव किया होगा। तो सूचना का जो मतलब ये होता है जो डॉक्यूमेंट उनके सरकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है वो जानकारी आपको इजीली मिल सकती है। मगर हम लोग सवाल पूछते हैं, जब आप सवाल पूछोगे तो निश्चित तौर पर आपको सूचना नहीं मिलेगी। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी इन्होंने सुनील जी ने एग्जाम्पल बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी बाकी जो कैंपस के बाहर जो एक जगह थी वो जगह पर लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव 12 साल पहले मंजूर हुआ था और उसके लिए उन्होंने इंडिया बुल नामक कंपनी को अपॉइंट भी किया।
दुर्भाग्य से 12 साल से लाइब्रेरी नहीं बन पाई, लेकिन सरकार ने 137 करोड़ रुपीस उस इंडिया बुल कंपनी को इसलिए दिए क्योंकि उनका नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने वो नियम के अनुसार 3 साल में न बनाने के लिए या नहीं बनाने पर किसी भी तरह का दंड उस पर नहीं वसूला है। अगर आपको सूचना चाहिए तो आप सूचना के अधिकार का कैसा इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपको अगर पता है कि कलीना में फला-फला जगह पर लाइब्रेरी बन रही है, तो आपको सूचना क्या मांगनी है? आपको ये डिपार्टमेंट आता है पीडब्ल्यूडी के पास, तो आपको जन सूचना अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग, अभी इसका कार्यालय मुलुंड में है। अगर आपको पता नहीं कि कार्यालय कहाँ पर है, तो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में भी आरटीआई एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है कि कलीना की जमीन पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई जा रही है, उसे लेकर जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ है उसकी कॉपी दे। ये वर्क ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चाहे नगर सेवक का फंड हो, एमएलए का फंड हो, एमपी का फंड हो या कोई भी सरकारी काम हो, सबसे पहले उसमें वर्क ऑर्डर जारी होती है। अगर आपने वर्क ऑर्डर प्राप्त कर ली, क्योंकि सूचना के अधिकार के कानून के तहत वर्क ऑर्डर देना उनके लिए अत्यावश्यक है। अगर आपने सूचना मांगी कि फला फला जगह पर क्या बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वर्क ऑर्डर की कॉपी मांगनी है। अगर आपने वर्क ऑर्डर की कॉपी ली तो उसमें 3 फायदे ये हैं। वर्क ऑर्डर में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका नाम होता है, उसे कब टेंडर लगा उसकी तारीख होती है, कुल कितना खर्चा है उसकी जानकारी उसमें होती है, और एक काम कब शुरू करना है और काम कब खत्म करना है इसकी मियाद होती है, यानी जो डेडलाइन हम लोग कहते हैं। यानी आपको एक वर्क ऑर्डर में जो 1 पन्ने की होती है या अधिक से अधिक 2 पन्ने की होती है, वो आपको फ्री ऑफ चार्ज में मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने ये भी नियम बनाया है कि 10 से अधिक पन्ने नहीं होंगे तो आप एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन ऐसे ही दे दीजिए। यानी आपको 4 सवाल पूछने के बजाय अगर आपने वर्क ऑर्डर मांगी तो उसमें सभी की सभी जानकारी आपको मिल सकती है। दूसरा ये आपको जानकारी लेनी है कि जो इंडिया बुल नामक कंपनी ने अभी तक जो लाइब्रेरी नहीं बनाई है, तो उसे सरकार द्वारा कितने पैसे दिए गए हैं उसकी हमको कॉपी थी। तो सरकार हमको बताएगी कि उसने इतने का क्लेम किया था, हमने उसको इतने पैसे दिए, यानी आपको ये भी जानकारी मिल गई। तीसरा आपको जानकारी मांगनी है कि जो रुका हुआ काम है, जो अधर में लटका हुआ काम है, उसे पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई वर्क ऑर्डर जारी की है या कोई टेंडर जारी किया है, उसकी जानकारी हमें दें। तो पीडब्ल्यूडी विभाग बताएगा कि अभी तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुई है, मगर हमने इसके लिए 53 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया हुआ है। टेंडर की आपको कॉपी मिलती है, तो टेंडर में आपको सब जानकारी मिल सकती है। यानी आपको 3 आपको अलग-अलग मुद्दों पर सूचना मांगनी है, वर्क ऑर्डर, टेंडर की कॉपी और उसे जो पेमेंट दिया है उसकी कॉपी। यानी 3 डॉक्यूमेंट में या 4 डॉक्यूमेंट में आपको पूरे के पूरे उस प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सकती है। पर हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, काम कब पूरा होगा, जब भी सवाल होगा तो आपको जानकारी देने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूचना के अधिकार की जो नियम है 2005 का, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल है, जो उनके रिकॉर्ड पर है, वही जानकारी आपको दे सकते हैं। यानी आपने कोई सवाल पूछा तो इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन करके नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमारा वार्षिक बजट होता है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट किए होंगे सरकार को देने के लिए, वित्त विभाग को देने के लिए या अपने बॉसों को देने के लिए, वो जानकारी आपको देते हैं। यानी जो पहले से उनके पास उपलब्ध है वो जानकारी आपको आसानी से दे सकते हैं। ये आपको मैंने उदाहरण बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको आरटीआई करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप गूगल में जाएंगे, आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगे तो साइट ओपन होती है, आपको सबमिट रिक्वेस्ट एक आपको जानकारी आती है, आपको उसको टिक करना पड़ता है। आपका नाम डालिए, डिपार्टमेंट का नाम डालिए, सूचना पूछिए और ऑनलाइन से पेमेंट कीजिए। विद इन 4 सेकंड में उस विभाग के पास आपका आरटीआई एप्लीकेशन पहुंच जाता है। अगर आपको ऑफलाइन करना है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर ऑफलाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, उसको इंडियन पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना पड़ेगा, फिर आपको एक लिफाफा लेकर कुरियर करना पड़ेगा। कुरियर पर कितने पैसे खर्चा होते हैं? 50 रुपए। मगर ये पैसे आपके बच सकते हैं। कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी सुविधाओं के लिए, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जानकारी मांगनी है, चाहे वो सेंट्रल रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो
प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, नितिन गडकरी का कार्यालय हो, या किसी भी केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय विभाग का कार्यालय हो, आपको एप्लीकेशन बनाना है, उसकी एक जेरॉक्स कॉपी लेनी है, साथ में इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको अटैच करना है। आप मुंबई शहर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर जो पोस्ट मास्टर होता है उनके पास आपको बताना है कि मुझे आरटीआई एप्लीकेशन करना है, कि मेरा एप्लीकेशन लीजिए और मुझे स्टैम्प मार के दीजिए। आपको ताज्जुब होगा, आपको कुरियर करने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर निश्चित करता है कि ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, और उसे निश्चित होगा कि एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तब तक एप्लीकेशन लेता है, आपको अटैच करके कॉपी देता है, और आने वाले 5 दिनों में आपका एप्लीकेशन बिना किसी खर्चे उस डिपार्टमेंट को भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा पोस्ट डिपार्टमेंट करता है, और उसकी कॉपी आपको भी आती है आपके नॉलेज के लिए। सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सवाल पूछना कितना आसान है। सरकार ने ये सुविधा निःशुल्क की है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अगर आपको फर्स्ट अपील करनी है तो आप क्या करेंगे? आपको वही तरीका अपनाना है। आपका जो एप्लीकेशन होता है उसकी कॉपी जाके पोस्ट मास्टर को देना है। फर्स्ट अपील भी वो निःशुल्क खुद के पैसे से सरकार को भेजने की व्यवस्था करता है। सेकेंड अपील में भी आपको यही तरीका अपनाना है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन करना काफी आसान है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, फर्स्ट अपील हो, सेकेंड अपील हो। फर्स्ट और सेकेंड अपील में आपको किसी भी तरह की फीस नहीं है, और जो आपका एप्लीकेशन भी बिना किसी खर्चे के उस डिपार्टमेंट को चला जाता है। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन में और एक 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो सबसे पहले आपका अपना पूरा नाम लिखना आवश्यक है, पूरा पता भी लिखना आवश्यक है, साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। क्यों मोबाइल नंबर? क्योंकि कई बार कुछ अधिकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको जानकारी भेज सकते हैं, कई लोग ईमेल करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप करते हैं, और बाद में आपको पोस्ट से भी, सादे पोस्ट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी आपको झटपट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आपका ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर आप देंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। उसका और एक लाभ है, कई बार आपने जो सवाल पूछे होंगे, जो इन्फॉर्मेशन पूछी होगी, वो कंफ्यूजन होगी। अगर आपका नंबर होगा तो अधिकारी आपको फोन करेगा, फोन करके बोलेगा, मिस्टर गलगली, आपका एप्लीकेशन मेरे पास आया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या चाहिए, कृपया करके आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। मैं फोन पर उसको बताऊंगा कि सर मुझे फला फला इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमारा दोनों का संवाद होने के बाद जो कठिनाइयां होती है, जो अड़चने पैदा होती है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपने नंबर ही नहीं लिखा तो अधिकारी आपको चिट्ठी लिखेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे दफ्तर में आइए या हमको बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। यानी आपको मोबाइल नंबर लिखना काफी महत्वपूर्ण है, साथ में ईमेल आईडी भी लिखी। दूसरी बात, आपने इन्फॉर्मेशन तो मांगी, आपको फर्स्ट अपील करनी है, सेकेंड अपील करनी है। तो जब भी आप फर्स्ट और सेकेंड अपील करते हैं तो आपको 2 बातें काफी महत्वपूर्ण है। जब भी एप्लीकेशन करोगे फर्स्ट अपील के लिए तो आपने शुरुआत में जो एप्लीकेशन किया उसकी कॉपी, जो आपको जवाब आया उसकी कॉपी, जवाब नहीं आया तो ठीक बात, बाद में आपने जो फर्स्ट अपील की उसकी कॉपी, फर्स्ट अपील की जो आपकी हियरिंग होती है उसका जो नोटिस की कॉपी, हियरिंग होने के बाद जो आपको ऑर्डर आई उसकी कॉपी, सारे के सारे आपको फर्स्ट अपील में संलग्न करने हैं। सेकेंड अपील में आपको फर्स्ट अपील की हियरिंग के भी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्योंकि जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो अलग होते हैं, उनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं होता है। जब वो पूरी की पूरी जानकारी उनके पास देंगे, एप्लीकेशन, रिप्लाई, फर्स्ट अपील, रिप्लाई, और जो आपने सेकेंड अपील के लिए जो एक फॉर्मेट तैयार किया है, तो निश्चित तौर पर उसे ताबड़तोड़ निर्णय लेने की आजादी मिलेगी। वो ताबड़तोड़ आपको कॉल करेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन को कॉल करेगा, और आपका काम फास्ट होगा। कई बार हमें सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका भी अध्ययन करना है। पूरा नाम लिखिए, पूरा पता लिखिए, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर या अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, ताकि एक दूसरे से संवाद करने के लिए आपको आसानी होगी। ये आपको बताया मैंने इन्फॉर्मेशन। अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन मिल गई कि पिछले 12 सालों से ये लाइब्रेरी का काम अजर में लटका हुआ है, और सरकार ने इंडिया बुल नाम की कंपनी को 137 करोड़ रुपीस दे दिए हैं, और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए और 53 करोड़ का प्रावधान किया है। या आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई तो एज ए नागरिक,
एज ए आरटीआई एप्लीकेंट, एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, या जो भी हम जिम्मेदार नागरिक खुद को कहते हैं मुंबई का, तो हमें उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखनी है। साथ में जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है डॉक्यूमेंट को अटैच करना है कि कलीना में फला फला लाइब्रेरी का काम पिछले 12 सालों से पेंडिंग है, इस पर इतने पैसे खर्च हुए हैं, इसकी जांच करो, जिसने भी इसमें लतीफी की उस पर कार्रवाई करो और जल्द से जल्द उस लाइब्रेरी का काम पूर्ण करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दो। देखिए, आपको इंफॉर्मेशन तो मिल गई, आपको पूरा पता चल गया कि उस बिल्डिंग की, उस लाइब्रेरी की जन्म कुंडली क्या है। तो आपको एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि आप नगर सेवक एमएलए एमपी पर आप ज्यादा भरोसा मत रखिए, उन पर ज्यादा डिपेंड भी मत रहिए, तो सरकार ने आपको कानून दिया है, अधिकार सरकार ने दिया हुआ है, तो इस्तेमाल भी आपको ही करना है। आपने एप्लीकेंट एक मुख्यमंत्री को दे दिया, उस डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को दिया, मंत्री को दिया, तो आपको ताज्जुब नहीं होगा, आपको एप्लीकेंट उधर सिफारिश करके डिपार्टमेंट को आता है और आपकी भी जो एक प्रकार की उसमें सहभागिता बढ़ती है। हम क्या कहते हैं, पब्लिक ऑडिट हो या राइट टू सर्विस हो, हमारे हरिराम जी और हमारे मित्र अफजल जी बताएंगे, मगर आरटीआई से भी पब्लिक ऑडिट कर सकते हो। आपने देख लिया फाइल में क्या है, आपने जाके ऑन द स्पॉट चेक कर लिया, ये तो एक सोशल ऑडिट ही हुआ कि जो मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से सरकार की तिजोरी भरती है, उस तिजोरी से पैसे निकल कर चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, कोई फुटपाथ हो, कोई टॉयलेट हो, या कोई फ्लाईओवर बन रहा है, या कोई मेट्रो रेलवे बन रही है, तो मेरा भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी उस मुख्यमंत्री की है, जितनी उस एमएलए की है, जितनी उस एमपी की है। तो एज ए नागरिक मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र में जो भी काम चल रहा है उस पर मैं वॉचडॉग बनूं, उस पर मैं नजर रखूं, उसकी मैं सोशल ऑडिट करूं, उस पर मैं राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए इंफॉर्मेशन जारी निकालूं और सरकार को बताऊं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इसे ठीक करे, इसे दुरुस्त करे। लाइब्रेरी बनने के बाद चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लाइब्रेरी बनते बनते ही अगर आपने उसमें सहभागिता की तो निश्चित तौर पर आपको भी लगेगा कि मैं एनजीओ हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैंने मेरे कर्तव्य को निभाने की कोशिश की है। कल कोई भी ऊंच नीच होती है तो आपने जो अच्छा काम किया है उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हो, सरकार को पूछ सकते हो कि फला फला मैंने शिकायत की थी, उस पर क्या किया आपने। अरे कहीं ना कहीं तो हमारी सहभागिता काफी महत्वपूर्ण है। तो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको उस विभाग को लिखना है, उस पर कार्रवाई करने के लिए आपको दबाव बनाना है, क्योंकि आज हमारे जो लोकतंत्र में जो एक यंत्रणा है, जो एक सिस्टम है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम मतदान पर भी विश्वास रखते हैं। वो चुनकर आने वाला हमारा नगर सेवक, हमारा एमएलए, हमारा एमपी, हमारा मिनिस्टर जरूरी नहीं कि हमारे मुताबिक काम करेगा, या जो संविधान ने जो उसको एक निश्चित काम दिया है उससे काम करेगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उस पर वॉचडॉग बने, सोशल ऑडिट करे। जब आप इस तरह का प्रेशर ग्रुप बना हुए तो निश्चित तौर पर हर इलाके में इस तरह के प्रेशर ग्रुप जब काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर काम अच्छा होगा और आपको भी समाधान मिलेगा। आज मुंबई शहर में महानगर पालिका के स्कूल बन रहे हैं, अलग अलग गार्डन बन रहे हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, ड्रेनेज लाइन बन रही है, सीसी रोड बन रहा है, मेट्रो लाइन बन रही है, नए नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, सीलिंग का काम शुरू है। तो हमें एज ए नागरिक अपने अपने इलाके में जो भी काम चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। जब हम ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ सबको होगा और सरकार को भी लगेगा, उस मंत्री को भी लगेगा कि एक प्रेशर ग्रुप हमारे पीछे काम कर रहा है, तो हमें ईमानदारी से जो पैसे मिले हैं उसका सही सही उसका जो एक खर्चा करना है, उस पर अच्छे तरीके से काम करना है। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कोई आपका ग्रीवेंस सेंटर नहीं है। आज क्या हुआ है कि किसी को एसआरए में घर नहीं मिलता है, वो आरटीआई डालता है, आरटीआई डालने के बाद अपील करता है, सेकेंड अपील करता है, मगर उससे कोई न्याय नहीं मिलता है। आपको एसआरए में यही जानकारी मिलेगी वो प्रोजेक्ट को ओसी मिली है क्या, सीसी मिली है क्या, मेरा घर अगर अपात्र हुआ है तो किस कारणों से अपात्र हुआ है। तो उसके लिए सरकार ने रीड एड्रेस की अलग कमेटी बनाई है, तो हमें उधर जाना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो आपके पास जानकारी नहीं है, वो जानकारी देता है। मगर क्या हुआ सुनील जी, मुंबई शहर में जितने भी अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, हर जगह पर बिल्डर, सरकार का दोष नहीं होता है। कई जगह पर जो उसके प्रवर्तक होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो सचिव होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा की योजना डिक्लेयर होती है, एक घर में दो दो घर करते हैं तो उसमें एक ही घर मिलेगा।
तो ऐसे मामलों में आरटीआई का लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट 0 इसलिए आता है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी है। आपकी शिकायत को सुनने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको कंप्लीट करनी है, मगर आप इन्फॉर्मेशन लेकर फर्स्ट और सेकंड अपील करेंगे तो आपका समय खराब होगा, आपका जो भी मांग होगी वो मांग पूरी नहीं होगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को अपील है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का जरिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो देने के लिए सरकार ने इन्फॉर्मेशन आयुक्त तो बनाए हुए हैं, अलग अलग लोग बनाए हुए हैं। तो इसीलिए हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करना है। अभी आने वाले दिनों में राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए अगर आपको नई क्रांति लानी है तो आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन जमा करनी है, अधिक से अधिक लोगों तक जाना है, एक प्रेशर ग्रुप बनाना है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिलने के बाद चाहे एसआरए हो, माडा हो, मुंबई महानगर पालिका हो, उसको आपको दबाव बनाना है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हो उससे पहले आपको थोड़ा सा ठगना लेने की आवश्यकता है। आपके पास मोबाइल है, घर में कंप्यूटर है। बीएमसी ने आज क्या किया हुआ है, बीएमसी ने आज अपनी 80% का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया हुआ है। अगर आपको किसी बिल्डिंग का प्लान चाहिए तो आपको आरटीआई करने की जरूरत नहीं है। जो तब के जो चीफ इंजीनियर थे मिस्टर विनोद चिटोरे, उन्होंने सभी चीजों को ऑनलाइन करने का काम किया हुआ है। जो बीएमसी की जो साइट पर जाकर जो सिटीजन जो फोल्डर है उसमें अगर आप जाएंगे तो उधर एक जो साइट पर अगर आपने सिटी नंबर डाल दिया, अपने वार्ड का नंबर डाल दिया, जोन का नंबर डाल दिया, तो वहां पर जो भी बिल्डिंग बन रही है या जो बिल्डिंग बन चुकी है उसके पूरे प्लान, उसके पूरे रिमार्क्स, उसने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए पूरी की पूरी जानकारी उन्होंने ऑनलाइन की है। तो कृपया करके किसी को भी किसी बिल्डिंग की जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई मत कीजिए। उन्होंने वेबसाइट बनाकर उस चीज को आपको उपलब्ध कराया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा 4 के तहत मुंबई महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, सरकार के कई सारे विभाग है, उन्होंने ऑनलाइन इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया है। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा 4 क्या कहती है, जो आपके विभाग से जुड़े हुए 13 अलग अलग जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी को ऑनलाइन करें। अगर हम जाएंगे तो ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट है उसकी भी जानकारी कई विभागों ने ऑनलाइन की है। तो कृपया करके जब इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आरटीआई मत कीजिए, आरटीआई के बजाय उस वेबसाइट पर जाइए, वहां पर थोड़ा सर्च कीजिए तो निश्चित तौर पर आपको सभी की सभी जानकारी मिलेगी। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसके अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो उधर एक सेक्शन है जिया, गवर्नमेंट रेजुलेशन, मराठी में कहते हैं कि शासन निर्णय, मराठी और इंग्लिश के दोनों ऑप्शन है। अगर आप डेली जाके हर डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे, होम डिपार्टमेंट, जो बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, जो अलग अलग विभाग है, यूडी डिपार्टमेंट, नगर विकास, होम डिपार्टमेंट, बाद में आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो जब भी कोई जीआर जारी होता है राज्यपाल के हस्ताक्षर से, सरकार कोई निर्णय लेती है, तो जीआर जारी होने के बाद उस जीआर को उनको 24 आवर्स के भीतर उस वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। तो अगर आपने पर डे शाम को 7 से 8 बजे सिर्फ वो गवर्नमेंट की वेबसाइट को खंगाला, म्यूनसिपलिटी वेबसाइट को खंगाला, तो निश्चित तौर पर जो नए नए जीआर आते हैं, जो नए नए नियम आते हैं, जिसकी जानकारी आम लोगों को जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन वो जानकारी वो लोग वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो मेरी आपको विनम्र अपील है कि आप गवर्नमेंट की साइट हो, म्यूनसिपलिटी की साइट हो, म्हाडा की साइट हो, सिडको की साइट हो, वहां पर जाके थोड़ा सा कोशिश कीजिए। तो कई सारी जानकारी जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, वो जानकारी अगर पहले से ही आपके उधर उपलब्ध है तो आपके 10 रुपए भी बचेंगे, आपका समय भी बचेगा और आपको एक नया नियम मालूम पड़ेगा। तो जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में काम करना चाहता है या समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो भी नागरिक कोई जानकारी मांगना चाहते हैं, कृपया करके थोड़ा सा उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। अखबारों में खबरें आती है, अलग अलग चैनलों में खबरें आती है, थोड़ा सा अपने अपना माइंड यूज किया तो निश्चित तौर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, काफी सरल सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको किस तरह से जानकारी मांगनी है, क्या जानकारी मांगनी है, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को जानकारी मिलेगी। तो मैं फिर एक बार रोटरी क्लब का आभार मानता हूँ। सुनील जी, आपने मुझे बुलाकर यहाँ पर मौका दिया, मेरी बात रखने की जो आपने मुझे एक संधि दी है, उसके लिए मैं सभी का आभार मानता हूँ। भविष्य में जब भी इस तरह के कोई सेमिनार होंगे, रोटरी क्लब जो मुंबई की शान है, रोटरी क्लब ने मुंबई में इस तरह के सेमिनार नहीं, अलग अलग काम भी किए हैं। मैं रोटरी क्लब के सभी अध्यक्ष, जो उनके चेयरमैन है, गवर्नर है, मेंबरों का आभार मानता हूँ।
धन्यवाद। अनिल जी, जैसा कि आपने फरमाया, एकदम परफेक्ट और सही फरमाया आपने कि जो आप जागरूकता, सूचना का अधिकार है, उसके लिए जागरूक हो और आप सवाल ना पूछे उसमें। आप जानकारी, सूचना पूछें वहाँ से डिपार्टमेंट। और अभी जो आपने बड़ी अहम जानकारी दी कि ऑनलाइन हो चुका है, विनोद चित्तौड़े साहब के प्रयास से और बीएमसी के जो आला कमान है ऑफिसर्स, उनके प्रयास से। तो बहुत ही अहम जानकारी दी, आपका धन्यवाद।